एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। कौरुक कौरुक कौरुक, कौन ऐसा है जिसको कोई भी बीमारी नहीं है? कौन है ऐसा जो कि हेल्दी है? कौन है? हित बुक मतलब जो कि न्यूट्रिशन रिच खाना खाता है। मिथ बुक मतलब जो कि ना ज़्यादा खाता है ना कम खाता है, इक्वल अमाउंट में खाना खाता है। ऋत बुक मतलब जो कि सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाता है, मतलब सीज़न के हिसाब से खाता है। अब पैराग्राफ है हमारा। मेडू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। टुडेज थॉट अनेन जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। मिस्टी टेल्स मेडू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मेडू और मिस्टी रोज़ की तरह अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर थॉट पढ़ते हैं जो कि अनेन जातानी जीवंती। इसका मतलब मिस्टी मेदू को बताती है कि ये एक संस्कृत का सेंटेंस है जिसका मतलब है जो खाना है वो लिविंग बींग्स को लाइफ देता है, उनको जीवन प्रदान करता है। तो चलिए हम इसको, जो मिस्टी ने ये बात कही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं? अब हमें एक्टिविटी 3.1 दी गई है जिसका नाम है लेट अस रिकॉर्ड। चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. हम सभी रोज़ खाना खाते हैं। जो खाना है वो हमारे रोज़ का मतलब हमारी डेली लाइफ का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है। तो अब हमें टेबल 3.1 में ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देखो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मंडे को आपने खा लिया दाल चावल, ट्यूसडे को छोले चावल, वेडनेसडे को कड़ी रोटी, थर्सडे को घिया की सब्ज़ी और रोटी, फ्राइडे को आपने खा लिए नमकीन चावल, सैटरडे को आपने खा लिया आलू के पराठे और संडे को आपने खा लिया मैगी। संडे को आपने खा ली मैगी, ओके। अब नीचे पैराग्राफ दिया गया है। व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू टेक अबाउट यूर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है टेबल 3.1 में खाने का, उसमें से आप क्या ऑब्जर्व करते हो? उसमें आपने क्या देखा? डू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू यूर चॉइसेस वेरी? कंपेयर यूर लिस्ट विद those prepared by your friends. Find similarities and differences in the food consumed by you and your friends. आपने रोज़ एक तरीके का खाना तो नहीं खाया, आपने अलग अलग तरीके का खाना खाया ना। तो आपकी जो लिस्ट है वो आपको अपनी फ्रेंड की लिस्ट के साथ कंपेयर करनी है। और जो कि सिमिलैरिटीज़ हैं, समानता हैं, और जो डिफरेंसेस हैं, भिन्नता हैं, आपने जो खाना खाया उसमें और आपके फ्रेंड ने जो खाना खाया उसमें आपने क्या देखा? कंपेयर करो आप पहले अपनी लिस्ट को, और आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या दिखे अपनी लिस्ट में और अपनी फ्रेंड की लिस्ट में। आपने जो भी ढूंढा है, आपने जो भी डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ ढूंढी हैं, आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। You have may notice that there is a variety in the food eaten by you and your friends. आपने देखा होगा कि आपने जो खाना खाया और आपके फ्रेंड ने जो खाना खाया उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स है, मतलब अलग अलग खाना है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसे सोचते हो कि जो अलग अलग खाना है वो हमारे जो देश की जो स्टेट्स हैं उसमें भी है? जैसे पंजाब का अलग खाना होगा, हरियाणा का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, इस तरीके से क्या हर एक स्टेट्स का अपना अलग अलग खाना है? क्या आप ऐसा सोचते हो? तब नेक्स्ट है फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग एरिए में अलग अलग खाना। एक्टिविटी 3.2 है लेट अस एक्सप्लोर। चलो ढूंढते हैं।
Find out the types of food traditionally consumed and the crops grown in various states of India. आपको फाइंड आउट करना है कि जो अलग अलग हमारी जो इंडिया की जो स्टेट्स होती हैं उसमें नॉर्मली ट्रेडिशनली क्या खाना खाया जाता है और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, किस किस चीज़ की खेती करी जाती है। जैसे कि आप अगर साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर चावल खाते हैं, चावल की ही ज़्यादा खेती होती है। आप यू में रेफ़र टू बुक्स इन यूर लाइब्रेरी। आप बुक्स जो लाइब्रेरी में रखी होती है आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। सर्च द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, फैमिली से भी पूछ सकते हो, नेबर से भी पूछ सकते हो टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इन टेबल 3.2 एड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। ये जो टेबल 3.2 है इसमें आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ एक स्टेट्स का और करना है इस डाटा को पूरा करने के लिए। आपको सब 3 एग्जाम्पल पहले से ही दिए हुए हैं, तो चलो देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा में लोकली ग्रोन क्रॉप्स मतलब वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है। जैसे यहाँ पे वीट होती है, राइस की भी खेती होती है। ट्रेडिशनली फूड आइटम्स ईटन मतलब वहाँ पे नॉर्मली क्या खाना खाया जाता है। जैसे पंजाब में खाए जाते हैं मक्के दी रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठे, हलवा, खीर। और कर्नाटका में खाते हैं इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मडल, पाल्या, रसम, राइस। और मणिपुर में खाया जाता है राइस, चटनी, येलो पीज एंड ग्रीन ऑनियन करी, सिंजू, कंगसोई। तो अब हमें जैसे हरियाणा का लोकली क्रॉप्स मैंने आपको बताया है वीट और राइस। वहाँ पे ट्रेडिशनली क्या खाना खाया जाता है, एक तो खाया जाता है वीट, मतलब नहीं वीट सॉरी गलत हो गया है। एक तो होती है गेहूं की रोटी, सब्ज़ी, कड़ी चावल, दाल चावल, ये सब कुछ नॉर्मली खाया जाता है। बेवरेजेस मतलब जो पीने की जो ड्रिंक्स होती है वो साथ में क्या लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लस्सी, छाछ भी लिख सकते हो वैसे तो, लस्सी, मिल्क, टी, ये होता है कॉमनली। तो ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। व्हाट डू वी सी डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। जो ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं अलग अलग कंट्री के, जो ट्रेडिशनली फूड हम खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, भिन्नता है बिल्कुल। तो आपने कौन कौन सी भिन्नता देखी है, सॉरी गलत बता दिया मैंने, वाइड मतलब क्यों भिन्नता है। हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग खाना होता है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स। जैसे कि पंजाब का अलग है, कर्नाटका का अलग है, मणिपुर का अलग है, ऐसा क्यों है। एनालाइज द डाटा बाय यू इन टेबल 3.2। आपने जब टेबल 3.2 में जो डाटा लिखा है उसको देखना है आपको। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, क्या इसमें कोई ऐसा भी फूड आइटम है, कोई ऐसा भी खाना है जो कि इन स्टेट्स में है जो किसी और स्टेट में भी खाया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, आपको उन फूड आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन पर्टिकुलर स्टेट। आप क्या फाइंड करोगे, आप क्या देखोगे, कुछ खाना ऐसा है जो कि बहुत सारी स्टेट्स में खाया जाता है और कुछ खाना ऐसा है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट्स में खाया जाता है। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? आपने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया जो ट्रेडिशनल फूड जो खाते हैं और जो वहाँ पे जो क्रॉप्स उगती हैं उन दोनों में आपने क्या रिलेशन फाइंड आउट किया। You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. आपने ज़रूर से देखा होगा या आपने ज़रूर से ऑब्ज़र्व किया होगा खुद से कि जो ट्रेडिशनल जो फूड है किसी भी स्टेट का वो किस पे बेस्ड होता है, उस स्टेट में जो क्रॉप ग्रोन होती है उस पे। जैसे कि मक्के की रोटी, जो मक्के की रोटी है
पंजाब में मेज़ उगता है, व्हीट उगता है, तभी तो मक्के की रोटी बनती है। देखो अब नीचे देखिए, ये इडली डोसा किससे बनता है? उड़द दाल से बनता है। कोकोनट चटनी कोकोनट से। तो कर्नाटका में जो क्रॉप्स ग्रोन होती है उसी से ट्रेडिशनल फूड बनते हैं, उसी से जो क्रॉप्स ग्रोन होती है वही तो हमारे घर पे आएंगी, वही हम खाएंगे। जो उस एरिया में क्रॉप्स मिलेंगी वही तो हम खाएंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सोयल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। विद डाइवर्स सोयल मतलब अलग अलग टाइप की सोयल होती है। जैसे एक तो होती है ब्राउन सोयल, एक आपने देखी होगी बिल्कुल अलग अलग होते हैं मतलब सोयल के टाइप्स। क्लाइमेट टाइप्स, क्लाइमेट कभी बारिश हो रही है, ठंडी, कभी हवा चल रही है, धूप आ रही है, ये सब क्लाइमेट टाइप्स, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सोयल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग एरिया में ग्रोन होती है। वो किस वजह से होती है, आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तब उसका आंसर दे रखा है। ये सब अलग, देखो पंजाब में अलग सोयल होगी, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, कर्नाटका का अलग होगा, कर्नाटक की अलग सोयल होगी। तो सोयल और क्लाइमेट के हिसाब से ही अलग अलग तरीके की क्रॉप्स अलग अलग रीजन्स में उगाई जाती हैं। ठीक है, इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। जो बहुत ज़्यादा अलग अलग एरिया होता है इंडिया का, उसमें जो चॉइस है फूड की वो पता है किसकी वजह से होती है? कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जो वहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं उसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती है, जिनका कल्टीवेशन करा जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में, उसी की वजह से अलग अलग चॉइसेस होती हैं फूड की। टेस्ट प्रेफरेंसेस कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एक तो जो क्रॉप्स ग्रोन होती है उस वजह से, एक तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, कोई कहता है इसमें नमक कम है, इस खाने में नमक कम है, कोई कहता है इस खाने में नमक ज़्यादा है, कोई कहता है इस खाने में सही नमक है। तो सबका अलग अलग टेस्ट हुआ ना। कल्चर, कल्चर साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है। ट्रेडिशंस, कुछ के ट्रेडिशंस अलग है। जैसे आप वेस्ट बंगाल के साइड में जाओगे ना तो वहाँ पे जो भगवान को है ना मीट का भोग लगाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के साइड से आओगे तो वहाँ पे मीट नहीं खाते, मीट नहीं खाते, भगवान को ना मीट चढ़ाते हैं। तो सबका अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग कल्चर होते हैं। ठीक है, अब अगला है हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। हम जैसे खाना बनाते हैं तो वही क्या होती है? कुकिंग प्रैक्टिसेस। हम कैसे खाना बनाते हैं वो होती है कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, पहले किस तरीके से हम खाना बनाते थे और अब कैसे बनाने लग गए हैं, तो उसमें जो चेंजेस हैं वो कैसे आए और क्या चेंजेस आए ये हम आज पढ़ेंगे। मतलब आज क्या, अभी पढ़ रहे हैं। You have learned that food habits vary across states. Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. आपने पढ़ा कि जो फूड हैबिट्स अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाते हैं। आपने ये पीछे पढ़ा है, पीछे वाले पेज पे यहाँ पे ये पढ़ा है, अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग खाना है। आपने ये अभी अभी पढ़ा है। तो हमारे फूड की जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग होती है, उसी तरीके से हमारे खाने बनाने का जो स्टाइल है वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होता है। हैव यू आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। क्या हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, हम जो जिस तरीके से खाना बनाते हैं वो पहले के टाइम से और अब तक चेंज हुई हैं? तो ये हमसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, भी इसका अभी आगे आंसर बताते हैं। ये एक्टिविटी 3.3 लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। चलो देखते हैं और ढूंढते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड आइटम्स फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करनी है
और अपनी बड़े लोगों से, मतलब एल्डरली पीपल, आपसे जो बड़े हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किसके बारे में? फूड हैबिट्स के बारे में, किस तरीके से खाना खाया जाता है, और कुकिंग प्रैक्टिस, किस तरीके से खाना बनाया जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल एग्जाम्पल्स, और इसमें से कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। आप अभी क्या खाना खाते हो, आप अभी को किस तरीके का खाना खा रहे हो, और अब इसमें न्यू क्या आया है। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, और जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस चेंजेस, और इन चेंजेस को कैसे आए ये चेंजेस, क्या रीजंस है इन चेंजेस आने का। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड, और ये जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं या फिर ये एग्जांपल्स के तौर पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके बेस्ड पे आपको एक अपने जो बड़े आपसे जो बड़े हैं उनका आपको इंटरव्यू लेना है, उनसे आपको ये सवाल जवाब करने हैं। अभी ये देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है चूल्हा। पहले क्या करते थे हम? चूल्हे पे रोटी बनाते थे। ये देखो ऐसे, अभी भी बनाते हैं पर अभी कम हो गया है। अब ज़्यादातर किसका यूज़ होने लग गया? मॉडर्न गैस स्टोव का। ये इस तरीके से इनका यूज़ होने लग गया है। पहले चटनी है, चटनी आप खाते होगे। चटनी पहले सिलबट्टे पे बनाते थे, सिलबट्टे पे ऐसे। अब किस में बनाते हैं? तो सीधा ग्राइंडर में पीसा और बस, मिक्सी कहते हैं इसको, मिक्सी। वैसे तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है पर हम इसको मिक्सी कहते हैं, मिक्सी। मिक्सी में पीसा और बस बन गई चटनी। आगे पढ़ते हैं। What are your findings from the interviews you conducted? आपने क्या देखा? आपने जो इंटरव्यूज़ अपने बड़े लोगों के आपने जो इंटरव्यूज़ लिए उसमें से आपने क्या ढूंढा, आपने क्या देखा। कुकिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो कॉल्ड culinary practices। जो कुकिंग प्रैक्टिस है, जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, उसका कुकिंग प्रैक्टिसेस का दूसरा नाम है culinary practices। ठीक है, याद रहेगा, 1 मार्क का क्वेश्चंस बन सकता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कुकिंग प्रैक्टिसेस। culinary practices have changed over times। जो culinary practice मतलब जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ट्रेडिशनल और अभी जो ट्रेडिशनल मतलब जो पिछले के जो ज़माना था उसके कैसे हम खाना बनाते थे, और अब मॉडर्न culinary अब जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें दोनों में डिफरेंस है। ये देखिए, आप मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये देखिए पहले चूल्हे का यूज़ करते थे और अब मॉडर्न गैस स्टोव का यूज़ करते हैं, तो है ना चेंजेस इसमें। तो अब आगे पढ़ते हैं। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा। नाउ डेज मोस्ट ऑफ अस कुक विद अ मॉडर्न गैस स्टोव। यही मैंने अभी बताया है। अर्लियर मोस्ट grinding was done manually using a silbatta. These days we use an electric grinder for ease of grinding। यही मैंने आपको भी बताया था पीछे। पहले हम सिलबट्टे का यूज़ करते थे चटनी बनाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। अब हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या बोला इन्होंने? फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हम और किस तरीके से खाना बनाते हैं और हम किस और तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं चीज़ों को। वाई हैव दीज culinary प्रैक्टिस चेंज्ड ओवर टाइम। ये जो culinary प्रैक्टिसेस हैं ये टाइम के साथ क्यों चेंज होती रहती हैं। दीज चेंजेस में बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये किस वजह से आए हैं? एक तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले हम पहले खत लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आते थे। इस तरीके से हमारी बात एक से दूसरे जगह पे मतलब दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाती थी अगर हमें कोई भी बात बतानी होती थी। लेकिन अब क्या है, अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। अब हमने एक बार मैसेज भेजा और बस उसके पास पहुंच गया, दूसरे बंदे के पास। तो ऐसे ही ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो अब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी तो इनमें भी तो चेंजेस आएंगे ना। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन,
एंड बेटर कम्युनिकेशन, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में भी इम्प्रूव करता है, एंड बेटर कम्युनिकेशन, और हमारे बातचीत में अब आगे हम बेहतर हो रहे हैं अपनी बातचीत में, तो उस वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमारे खाने के कंपोनेंट्स क्या हैं? मेडू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल, इनके मेडू और मिष्टी के स्कूल में ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल रखा गया था, तो ये वहाँ पे गए थे। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी, जो फेस्टिवल की थीम थी वो थी ईट हेल्दी लिव हेल्दी, हेल्दी खाओ हेल्दी जियो। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज, जो फेस्टिवल्स के फीचर्स थे मतलब अलग अलग स्टॉल रख रखे थे, उसमें अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेस थी, जैसे कि ये देखिए, यहाँ देखिए राजस्थानी फूड है एक साइड, गुजराती फूड है, ये असम में जो खाना खाते हैं वो है, तो अलग अलग खाना था अलग अलग स्टेट्स का, ठीक है। डॉक्टर पोशिता, अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, डॉक्टर पोशिता जो कि एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं, वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करती है दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे पास वेल्थ भी आएगी, हेल्थ हमारी वेल्थ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर पोशिता ने इस स्टेटमेंट से वो क्या कहना चाहती है। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, क्या आपने कभी एक खाने को मिस करा है? जैसे क्या होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्या आपने कभी ब्रेकफास्ट को स्किप किया? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, अगर आप एक टाइम के खाने को मिस कर देते हो, उसको एक टाइम के खाने को छोड़ देते हो, तो आपको कैसा फील होता है? वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डोंट ईट फॉर सम टाइम, हम टायर्ड फील करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, हमें इतने एनर्जेटिक फील नहीं होता जब हम एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अ मैराथन रनर्स ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस, आप क्या सोचते हो क्या जो मैराथन में जो रनर्स हैं वो भागते हैं तो वो ग्लूकोज वाटर पीते हैं रेस के पहले और रेस के बाद, या रेस में भी पीते हैं, लेकिन क्यों पीते हैं? ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी उन रनर्स को एक बिल्कुल फटाफट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी डाइट का एक बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सोर्स है, ऐसी कंपोनेंट है हमारे डाइट का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज जैसे कि वीट मतलब गेहूँ, राइस चावल हो गया, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, पोटैटो आलू हो गया, स्वीट पोटैटो मीठा आलू, एंड फ्रूट्स लाइक बनाना, बनाना भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, पाइनएप्पल और मैंगो, आम, ये सब कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आपको पता है जो शुगर हम यूज़ करते हैं अपने घर पे वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स, आपने क्या कभी सोचा है कि जो लड्डूस हैं वो हमारी दादी बनाती थी सर्दियों में, अब मतलब आपकी जो दादी है वो लड्डूस बनाती हैं तो और आपको रोज़ एक एक खाने को देती हैं, तो ऐसा क्यों है? बेसन और व्हीट फ्लोर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूस अलोंग विद गूंद, nuts and seeds, ghee and various kinds of oils are grouped under
अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट विच इज़ कॉल्ड फैट। बेस इसमें अब वो बता दिया कि लड्डूज़ में क्या क्या डलता है, ठीक है। अब हमें नीचे से देखिए घी के बारे में सबको पता होगा। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल, जो अलग अलग तरीके के ऑयल्स होते हैं, ये एक अनदर हमारे खाने के एक अनदर फूड कंपोनेंट का सोर्स है, जिसको हम कहते हैं फैट। जिसको हम क्या कहते हैं? फैट। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो फैट के सोर्सेज हैं वो तो या तो हमें प्लांट से मिल सकते हैं या एनिमल से भी मिल सकते हैं, जैसे कि नट्स सच एज ग्राउंड नट्स में हो गए जैसे कि मूंगफली, वॉलनट्स, अखरोट हो गया, कोकोनट, आलमंड्स मतलब बादाम हो गए। सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आर द सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये कुछ सोर्सेज हैं फैट्स के। फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो फैट है वो एक सोर्स है स्टोर्ड एनर्जी का। एनर्जी जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है वो किसकी वजह से होती है? फैट की वजह से। अब आगे पढ़ते हैं। ये सब कुछ क्या है? फैट के सोर्सेज है। ये सब आपको ज़रूर से याद करने, पेपर में ज़रूर से आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। वो जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से ही कर पाते हैं। इसी वजह से हम इनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं इन दोनों को हम? एनर्जी गिविंग फूड। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आपकी बुक में थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब आपके बुक वाले क्या बोल रहे हैं कि आपको थोड़े से और एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के। मोर टू नो, चलो ये भी पढ़ते हैं। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। जो पोलर बियर्स होते हैं, जो अंटार्कटिका में देखे होंगे आपने, या फिर जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडा जहाँ पे टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पोलर बियर्स के वहाँ पे मिलते हैं पोलर बियर्स। तो वो उनके जो स्किन के अंदर बहुत सारा फैट जमा हो रखा होता है। दिस फैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स। और ये जो फैट होता है ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स दैम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन। जब एनिमल्स सो जाते हैं बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक, 2-3 महीने तक, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पोलर बियर भी सो जाता है 2-3 महीने तक। तो उस टाइम पे उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये फैट से एनर्जी मिलती है उनको। इनेबलिंग दैम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। जो इनकी मदद करता है बिना खाना खाए सर्वाइव करने में। अब आता है प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो प्रोटीन है वो हमारे खाने का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि दूध तो मिल्क से ही है, जैसे कि दही हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया। पल्सेस मतलब दालें प्रोटीन की बहुत बढ़िया सोर्सेज हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। स्पोर्ट्समैन नीड्स प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, ताकि उनकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रोंग रहें। पीपल गेट्स प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। पीपल्स प्रोटीन को प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। प्लांट सोर्सेज प्रोटीन, जो प्लांट सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलता है वो कौन कौन से होते हैं? दालें, बीन्स होती हैं, मटर, नट्स हो गए, इतने सारे टाइप्स के। एनिमल सोर्सेज कौन से होते हैं? एनिमल्स कौन से एनिमल से हमें प्रोटीन मिलता है? एक तो हो गया मिल्क, एनिमल से ही तो मिलता है हमें मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। तो ये सब एनिमल्स से मिलने वाला प्रोटीन है हमको,
जो हमें एनिमल से मिलता है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं वो हमारी ग्रोथ, हमारी जैसे हाइट नहीं बढ़ पाती तो उन बच्चों को प्रोटीन लेना चाहिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही। एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन रिच फूड खाने से हमारी ग्रोथ हो पाती है और हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट होती है। दीज आर देयर फॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसी वजह से प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। अब ये कुछ दे रखे हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में ज़रूर से आ सकता है। नेक्स्ट वन इज the right amount of protein must be included in our diet of growing children for their proper growth and development. Which of these food components are part of our daily diet? राइट अमाउंट का जो खाना हो प्रोटीन होता है, अगर वो हमारी ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब अभी जैसे कुछ एजेस होते हैं जिसमें बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चे डेवलप होते हैं, अगर उस एज में बच्चों को आप प्रोटीन देते हो सही अमाउंट में तो उनकी क्या होती है, अच्छे से वो ग्रोथ हो पाती है, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाती है और उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट भी हो पाती है। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट? इन सब में से कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है जो हमारी डेली डाइट जो हम रोज़ खाते हैं उसका पार्ट है? हैव यू एवर सीन मशरूम? क्या आपने कभी मशरूम्स को देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये ज़्यादातर एकदम अंधेरी और मॉइस्ट, जिसमें मॉइस्चर होता है ना, जिन प्लेसेस में, वहाँ उगती है। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जो एडिबल मशरूम्स होती है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? आप ऐसा क्यों सोचते हो? हमें हमारी मम्मी भी कहती हैं कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए और जो दूसरे प्लांट बेस्ड के फूड्स हैं वो हमारी डेली डाइट में हमें इंक्लूड करने चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। तो चलिए हम आगे और भी फूड कंपोनेंट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं इन 2 केसेस को पढ़ के, ठीक है। केस 1 क्या है? ये है केस 1 और ये है केस 2। पहले हम केस 1 पढ़ेंगे। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग स्वोलन गम्स। पहले के जो टाइम थे, जो लोग थे सेलर्स, मतलब जो नाव पे जो यात्रा करते थे उन्हें सेलर्स कहते थे। वो बहुत ज़्यादा लंबे रूट्स तक जाते थे और इतने लंबे रूट्स पे जाने तक उनको क्या होता था, ब्लीडिंग हो जाती थी, मतलब उनकी नाक से खून निकलना चालू हो जाता, स्वोलन गम्स, मुंह से खून निकलना चालू हो जाता था उनको, और स्वोलन गम्स, उनके जो मसूड़े हैं वो फूल जाते थे। During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. During a voyage, एक यात्रा के दौरान 1746 में एक स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो सेलर्स हैं, जो नाव के यात्री हैं, अगर वो लेमन्स, नींबू और ऑरेंजेस खाते हैं तो वो इन सिम्टम से बच जाते हैं। वो इस सिम्टम से, अगर किसी को ये बीमारी है तो वो ठीक हो जाते हैं, जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। और ये स्वोलन गम्स और जो ब्लीडिंग आती है हमारे मुंह में से, जो ब्लीडिंग आती है, ये सब कुछ किस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं? ये है उस डिजीज़ का क्या नाम है? स्कर्वी। आपने केस 1 पढ़ लिया है, अब आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू इंटरस्टेप्ट बाय रीडिंग केस 1? आपने क्या सीखा केस 1 को पढ़ने के बाद? व्हाट कर स्कर्वी? स्कर्वी होने
के क्या कर्स हैं? लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प इन कर्विंग स्कर्वी। अगर किसी को स्कर्वी हो जाती है तो लेमन और ऑरेंजेस उसकी मदद करते हैं स्कर्वी को ठीक करने में। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जो स्कर्वी है वो अब जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तब स्कर्वी होती है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्यूरिंग दिस डिजीज। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं जैसे कि लेमन्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, जो कि स्कर्वी की जैसी डिजीज़ को ठीक करने में मदद करते हैं। अब केस 2 क्या है? केस 2, in the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayas region, 1960s में जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है हिमालय के एरिया में एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जैसे कि नॉर्दर्न साइड है ना इंडिया की, उसमें जो प्लेन्स हैं वहाँ पे सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवलेंट। और ये देखिए यहाँ पे ये सिर्फ स्वेलिंग हो रखी है, फूल सा रखा है ना, ऐसे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट, और गवर्नमेंट की सहायता से एक एफर्ट एक वो जारी करा गया, मेड टू सप्लीमेंट। गवर्नमेंट को ने इंडियन साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप लोगों को बोलो मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन। जी जो हम खाने में जो नमक यूज़ करते हैं उसके अंदर आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडीन्ड सॉल्ट, उसके अंदर आयोडीन्ड सॉल्ट भी डाला जाए, मतलब उस कॉमन सॉल्ट को आयोडीन्ड सॉल्ट बनाया जाए, उसके अंदर आयोडीन होना चाहिए उस सॉल्ट के अंदर, तब ये डिजीज़ ख़त्म होगी। कंज्यूम्शन ऑफ आयोडीन्ड सॉल्ट विजिबली reduced the above symptoms। आयोडीन्ड सॉल्ट खाने से विजिबली reduce the above symptoms, ये जो above जो ये सिम्टम्स हैं ये ठीक हो जाते हैं। These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होते हैं जो कि उस एरिया की सॉइल में नहीं होते, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड, और जो लोकल जो खाना होता है उसमें आयोडीन की कमी से है, और वाटर सप्लाई में भी आयोडीन नहीं था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक के फ्रंट में स्वेलिंग वो सूज गया। और ये सब किसका सिम्पटम है, किस डिजीज़ का सिम्पटम है, गोइटर नाम की डिजीज़ का सिम्पटम है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? आपने क्या देखा केस 2 में? You may have learnt about iodized salt through newspapers, advertisements, or by reading about it on salt packet। आपने याद भी करा होगा आयोडीन सॉल्ट के बारे में, आपने देखा भी होगा कि ये इन सब की ये न्यूज़पेपर में भी आते हैं ऐसी, तो और हम टीवी भी देखते हैं उसमें एडवर्टीज़मेंट भी आती है, और वैसे ही सॉल्ट के जो पैकेट होते हैं टाटा नमक उसमें लिखा होता है आयोडीन्ड सॉल्ट। तो आप इस सब से क्या समझते हो आप, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantities of salt of iodine। Iodized salt एक कॉमन सॉल्ट ही है जिसके अंदर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ जितना उसके अंदर ज़रूरत है उतना सॉल्ट ऑफ आयोडीन डाल देते हैं। ठीक है, अब हमें बताया गया मोर टू नो में सॉल्ट फार्मिंग। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते। सॉल्ट फार्मिंग इज़ अ ट्रेडिशनल practice of a tribal community named Agarias। सॉल्ट फार्मिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब बहुत पहले से ही करते आ रहे थे। एक ट्राइबल मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं, ऐसे जंगली तरीके के जो लोग होते हैं ना जिनको हम कहते हैं जंगली लोग,
जो ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी जिनका क्या नाम है अगारियाज, ठीक है। दे प्रैक्टिस सोल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ एक जगह का नाम है, ये यहाँ पे सोल्ट की फार्मिंग करते हैं। एंड गुजरात के भी अलग अलग पार्ट्स में करते हैं। फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट। 8 महीनों के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा डेजर्ट की इतनी भयानक वाली गर्मी में रहना पड़ता है। एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। और इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सी वाटर से सोल्ट निकालने के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़। आप और भी अलग अलग तरीके के फूड है जो कि हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग डिजीज़ से। आप इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे पता लगाओगे आप इसके बारे में? तो ठीक है, अब एक्टिविटी 3.4 है, लेट कंडक्ट अ सर्वे। तो चलो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5। आपको फिगर 3.5 में ये दे देखिए, ये है फिगर 3.5, इसमें चार्ट दे रखा है एक। आप देखिए करना क्या उस चार्ट का, टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, कि कौन सा फूड कंपोनेंट्स कौन से फंक्शंस करता है, उसके क्या सोर्सेज होते हैं, वो आपको देखने हैं उसमें, उसको याद करना है। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और आपको और भी सोर्सेज आपको फाइंड आउट करने हैं विटामिन के और मिनरल्स के। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स। और आपको ये भी समझना है कि कौन सी डिजीज़ के क्या सिम्टम्स है और कौन सी फूड आइटम की कमी से आपको ये डिजीज़ होती हैं। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। आपको अपने नेबरहुड में जाना है और अब पीपल से मिलना है, और अगर किसी एक भी पीपल को इस जो टेबल में सिम्टम्स दिखाए हुए हैं ये हैं, तो क्या करना है आपको, एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑन दिस काइंड कैन बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। और एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट करना है अब स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स की गाइडेंस में। correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency or disorders। आपको इन सिम्टम्स को उनकी डाइट में देखना है और आइडेंटिफाई करना और देखना है कि कौन सी मतलब द डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर, कि उनको कौन सी डिजीज़ है और या फिर क्या डिसऑर्डर्स हैं। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको उनको पॉसिबल कॉजेज जो सिम्टम्स हुए हैं आपको उनको देखना है और उनके कारण बताने कि वो किस वजह से हुए हैं। एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और उनको अपने खाने में क्या बदलाव करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनको उन खाने में क्या बदलाव करना चाहिए वो आपको सजेस्ट करना है। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और उनको सजेस्ट करो कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ और उनसे एडवाइस लो, उनसे आगे जाके मिलो। अब है ये फिगर 3.5, इसको आपको अच्छे से याद करना है, पेपर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें समझने का तो वैसे कुछ है नहीं, ये आपको बस याद करना है और पढ़ना है। नेक्स्ट है फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन A, B, C एंड D। आपने 3.5 फिगर से देखा कि जो विटामिन A, B, C और D हैं और जो मिनरल्स कैल्शियम, आयोडीन, आयरन है आर द 2 ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। ऐसे 2 फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके की डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर्स। लेकिन कैसे हम ये जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब
किसी भी फूड कंपोनेंट की कमी से जो डिजीज़ होती है उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। हमारे अंदर डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती हैं या डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हमें ऐसी कौन सी डाइट खानी चाहिए जिसकी वजह से ये ना आए? तो हियर इज़ द डाइट। ये सोर्सेज है विटामिन ए के, ये विटामिन बी के, विटामिन सी के और ये विटामिन डी के। ठीक है, तो आपको इन सोर्सेज को ज़रूर से खाना है। फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड कंपोनेंट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें हमारी जो ग्रोथ है उसको हमें ग्रोथ मतलब हमारी हाइट बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, हमें ग्रोथ करने में हमारी मदद करते हैं। हेल्प रिपेयर हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं और भी बहुत सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस करते हैं। तो ऐसे फूड कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और ये सब अभी हम पढ़ चुके हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो उनका दूसरा नाम क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। क्या है उनका दूसरा नाम? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। These nutrients protect our body from disease and keeps us healthy. Your parents may have advised you to have milk, green vegetables, fruits and whole grains regularly. मतलब समझो, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग बीमारियों से और हमको हेल्दी रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स का ये फंक्शन दे रखा है आपको। यूर पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको एडवाइस करते होंगे, वो आपको बताते होंगे कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, होल ग्रेन्स खाने चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके का अनाज खाना चाहिए, रोज़ खाना चाहिए। और ये दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन। और ये जो फूड आइटम्स है ये विटामिन के सोर्स हैं और मिनरल्स के भी सोर्स हैं। अल्सो विटामिन एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। वैसे तो जो विटामिन और मिनरल्स है वो हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। दे आर असेंशियल टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। ये हमारी बॉडी की मदद करते हैं क्या करने में? हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। वट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स? आपने रॉ मतलब कच्ची और पकी हुई सब्जियों में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crispy than when cooked? क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो कभी कभार अपनी जो ब्राइट कलर्स होती हैं और जो सॉफ्टनेस होती है उनमें और वो लेस क्रिस्पी हो जाती हैं, वो जब उसको पकाया जाता है तो वो लेस क्रिस्पी हो जाती हैं। Some nutritions like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat. जो विटामिन सी हैं और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो हमारे खाने में नहीं रहते जब उनको हम कुक करते हैं, जब उनको हम खाना मतलब उनको पकाते हैं। किसकी वजह से? हाई हीट की वजह से, गर्म टेम्परेचर की वजह से। वुड इट नॉट be wise to include fruits and uncooked vegetables into our diet? क्या ये सही तरीका नहीं है? क्या ये वाइज मतलब बुद्धिमान तरीका नहीं है कि फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स को हमारी डाइट में इंक्लूड करने का? Washing, cut or peeling vegetables and fruits may also result in the loss of some vitamins. हम जो वेजिटेबल्स को फ्रूट्स को वॉश करते हैं, उनके छिलके उतार के उनको खाते हैं, तो ये भी क्या रिज़ल्ट होता है कि हम कुछ विटामिन्स को उसी में लॉस कर देते हैं। हम उस खाने के अंदर फिर विटामिन्स नहीं रहते। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption.
वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे रिकमेंड करा जाता है कि हमें सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले उनको वॉश करके खाना चाहिए। अब आके क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए क्या है। डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हम सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये बताती हैं, नहीं मेडू, हम सभी न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले सकते हैं। जैसे कि सोल्ट हो गया, उसको हम सी वाटर से या फिर रॉक से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल से नहीं कर सकते। लेकिन अभी आगे भी बताती हैं कि विटामिन डी नेचुरली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब हम सनलाइट में बैठते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स, लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर्स होता है। तो चलो देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल, कैसे हेल्पफुल हैं। इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको एब्जॉर्व करने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स का दूसरा नाम होता है रफेज। डू नॉट रफेज जो होती है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हमारे खाने का एक एसेंशियल, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी की मदद करता है, जो भी खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने में, एंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। और हमारी जो स्टूल्स हैं उनको बिल्कुल स्मूथ पैसेज बनाता है, उनका जो रास्ता होता है बिल्कुल स्मूथ कर देता है। रफेज इन अवर फूड इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट्स प्रोडक्ट। और जो रफेज होता है वो हमारे खाने में, और हमारे खाने में सूटेबल मतलब कुछ प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेस एंड नट्स आर द गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब क्या है, रफेज के सोर्सेज हैं। ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू। ऐसा खाना जो कि उस एरिया में लोकली ग्रोन होता है या फिर प्लांट बेस्ड होता है, to the extent possible is not only healthy for the body but it is also good for our environment and our planet। जो खाना लोकली होता है या फिर प्लांट बेस्ड होता है, अगर हम उसको खाते हैं तो ना तो हमारी बॉडी हेल्थी रहती है, बल्कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और हमारे प्लेनेट के लिए भी। वाटर इज़ ऑल्सो एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। और जो वाटर है वो भी हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूराइन। और ये हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में मदद करता है, किसके द्वारा, स्वेट मतलब पसीने और यूराइन के द्वारा। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। हमें रोज़ बिल्कुल सफिशेंट वाटर पीना चाहिए रोज़, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। तो बस अब इससे आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।